मेरे दोस्तों, हमें पता है कि हमें हेल्दी रहने के लिए बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बैलेंस्ड डाइट खाएंगे तो हमें हर एक न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड अमाउंट में मिलते हैं। लेकिन अगर हम में से कोई बैलेंस्ड डाइट नहीं खाता है तो क्या होगा? ऐदर हमारे बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट का अमाउंट कम हो जाएगा या फिर कोई न्यूट्रिएंट का अमाउंट हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा। और जब भी हमारे बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट का अमाउंट घट जाता है, रिक्वायर्ड लेवल से कम जाता है या रिक्वायर्ड लेवल से ज़्यादा हो जाता है, तो हमें डिजीजेस से सफ़र करना पड़ता है। और आज हम ऐसे ही एक डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हंटर सिंड्रोम, जिसको MPS II भी कहा जाता है। और ये डिजीज हमारे बॉडी में तब पाया जाता है जब दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट जैसे कि डर्माटान सल्फेट और DS एंड हेपारान सल्फेट और HS हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा पाए जाते हैं। ये डर्माटान सल्फेट और हेपारान सल्फेट एक तरीके के पॉलीसैकेराइड्स हैं जिसको ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन्स और GAG बोल के भी जाना जाता है। इनको ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड अनब्रांच्ड है और इसमें इसके एक अनब्रांच्ड लॉन्ग चेन में एक डाइसैकेराइड यूनिट को रिपीटेटिंगली पाया जाता है। और जिस किसी भी अनब्रांच्ड लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट में हम किसी भी एक डाइसैकेराइड यूनिट को रिपीटेटिंगली देखते हैं, उसी तरीके के पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन्स कहते हैं। और हमें ये पता है कि डाइसैकेराइड कब बनता है? जब दो मोनोमर अपने आप में बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जब किसी ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन में एक शुगर होता है क्या? इडुरोनेट, और दूसरा शुगर होता है N-एसिटिल गैलाक्टोजामाइन 4 सल्फेट। जब ये दो शुगर अपने आप में बॉन्ड फॉर्म करके एक डाइसैकेराइड यूनिट बनाते हैं और फिर यही डाइसैकेराइड यूनिट एक दूसरे यूनिट के साथ बॉन्ड फॉर्म करके एक लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन बनाते हैं, तब हम उस ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन को डर्माटान सल्फेट कहेंगे। ठीक उसी तरीके से जब ग्लूकोरोनेट शुगर N-एसिटिल ग्लूकोजामाइन 6 सल्फेट मोनोमर के साथ बॉन्ड फॉर्म करके एक डाइसैकेराइड यूनिट बनाता है और वही डाइसैकेराइड यूनिट रिपीटेटिवली एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करके एक अनब्रांच्ड लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, तो तब हम उस ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन को हेपारान सल्फेट कहेंगे। तो हमारे बॉडी में ये ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन्स पाए क्यों जाते हैं? ये हमारे बॉडी में अकेले ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन यूनिट के तरह पाए नहीं जाते हैं। ये ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन यूनिट्स किसी एक प्रोटीन कोर के सेरीन रेसिड्यू के साथ एक टेट्रासैकेराइड लिंकेज की मदद से जॉइंट होते हैं। और जब किसी एक प्रोटीन कोर के सेरीन रेसिड्यू के साथ बहुत सारे ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन्स अटैच्ड होते हैं तो हम उन्हें प्रोटियोग्लाइकेन कहते हैं। मतलब प्रोटीन के साथ जब ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो प्रोटियोग्लाइकेन बनाता है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी प्रोटीन कोर के साथ बहुत सारे डर्माटान सल्फेट ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन बॉन्ड फॉर्म करता है तो तब हम उसे DS प्रोटियोग्लाइकेन या फिर डर्माटान सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेन के नाम से जानेंगे। ठीक उसी तरीके से जब हेपारान सल्फेट नाम का ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन एक प्रोटीन कोर के साथ जॉइंट होगा टेट्रासैकेराइड लिंकेज की वजह से, तब हम उसे हेपारान सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेन या फिर HS प्रोटियोग्लाइकेन कहेंगे। और ये जो ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन्स हमारे बॉडी में बायोसिंथेसिस होते हैं, वो सारे ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन किसी किसी प्रोटीन यूनिट के साथ टेट्रासैकेराइड लिंकेज की मदद से जॉइंट होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन फॉर्म करते हैं
और हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पाए जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हेपारन सल्फेट हमारे बॉडी में सेल के ऐदर सरफेस में या फिर किसी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाता है और ये जनरली किसी एक लिगांड के रिसेप्टर के तौर पर या फिर सेल के एडेशन के लिए या फिर कुछ जो एंजाइम्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उन लोगों के कैटालिसिस में हेपारन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेन फॉर्म करने के बाद परफॉर्म या फिर फंक्शन करता है। ठीक उसी तरीके से डर्माटन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेन हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि स्किन, सिनोवियल फ्लूइड, हार्ट वाल्व्स, ब्लड वेसल वॉल, टेंडन्स, लिगामेंट्स, इनर ईयर, कॉर्निया कहाँ पाया जाता है? आई में। इसी सभी पार्ट में पाए जाते हैं और डीएस प्रोटियोग्लाइकेन जनरली एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करते हैं और हमारे इसी ऑर्गान्स को जिन जिन ऑर्गान में पाए जाते हैं वो सभी ऑर्गान को शॉक से बचाते हैं। ठीक, लेकिन जब हमारे बॉडी में इस डर्माटन सल्फेट या फिर हेपारन सल्फेट का अमाउंट रिक्वायर्ड लेवल से बढ़ जाता है तब हमें हंटर सिंड्रोम होता है। और ये बढ़ता कैसे है? देखो, क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेन के साथ साथ प्रोटियोग्लाइकेन कंटिन्यूसली बायोसिंथेसिस होते रहते हैं, उसीलिए हमारे बॉडी में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है इडुरोनेट 2 सल्फेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में I2S भी कहा जाता है। ये I2S एंजाइम सेल के लाइसोजोम में स्टोर होके रहता है और ये एंजाइम क्या करता है? प्रोटियोग्लाइकेन को ब्रेक करता है। क्या करता है? प्रोटियोग्लाइकेन को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से I2S एंजाइम की मदद से हमारे बॉडी में जो प्रोटियोग्लाइकेन पहले होते हैं या फिर हमारे ऑर्गन्स में होते हैं वो क्या होता है? ब्रेकडाउन हो जाता है उसके मोनोमरिक यूनिट्स को, और जो नया प्रोटियोग्लाइकेन बायोसिंथेसिस होता है हमारे बॉडी में वो नेसेंट प्रोटियोग्लाइकेन या नया बना हुआ प्रोटियोग्लाइकेन पुराने वाले प्रोटियोग्लाइकेन को रिप्लेस करते हैं, जो कि ब्रेकडाउन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ I2S एंजाइम। लेकिन जब किसी वजह से हमारे बॉडी में इडुरोनेट 2 सल्फेट नाम का एंजाइम का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है या फिर उसका बनना बंद हो जाता है या फिर उसका सिंथेसिस बंद हो जाता है, तब क्या होता है? हमारे बॉडी में जो प्रोटियोग्लाइकेन पहले से होते हैं वो प्रोटियोग्लाइकेन ब्रेक हो नहीं पाते हैं। और कहाँ पे ब्रेक नहीं होते हैं? जहाँ पे ये एरो मार्क इंडिकेट कर रहे हैं वहाँ पे I2S एंजाइम ये दोनों प्रोटियोग्लाइकेन को ब्रेक करता है। लेकिन जब I2S का डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में पाया जाता है तो ये दोनों प्रोटियोग्लाइकेन हमारे बॉडी में ब्रेक हो नहीं पाते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम क्या होता है कि हमारे बॉडी में पहले से ही DS प्रोटियोग्लाइकेन और HS प्रोटियोग्लाइकेन का बायोसिंथेसिस हो रहा है। जब पुराने वाले जा नहीं रहे हैं और नए वाले आ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? इसका अमाउंट हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में बढ़ जाते हैं। और जब हमारे बॉडी में इसके अमाउंट बढ़ जाते हैं तब एक डिजीज लाइक कंडीशन हमारे अंदर पाया जाता है, जिसके बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और जब ये दोनों प्रोटियोग्लाइकेन का अमाउंट हमारे बॉडी में बढ़ जाने की वजह से हमें जो डिजीज लाइक कंडीशन होता है हम उसको हंटर सिंड्रोम या फिर MPS 2 या फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस 2 के नाम से जाने जाता है। और देखो, क्योंकि ये I2S एंजाइम जो है ये क्या होता है? हमारे बॉडी के एक X क्रोमोजोम में पाया जाता है। X क्रोमोजोम में हमारे बॉडी में एक जगह पे IDS जीन होता है और ये IDS जीन ही रेस्पॉन्सिबल है I2S एंजाइम का सिंथेसिस के लिए, क्योंकि एंजाइम्स आर जनरली proteinaceous in nature as we know, and proteins are synthesized by the process of translation from the mRNA, and mRNA are synthesized from DNA by the process of transcription. And as we know,
द डीएनए contains specific sequence of nucleotide bases which codes for a specific protein and that specified sequence of nucleotides is known as a जीन। तो जब इस IDS जीन में कोई तरीके का म्यूटेशन हो जाता है तो ये क्या करता है, either I2S एंजाइम लेस अमाउंट में फॉर्म करता है या फिर I2S एंजाइम बिल्कुल फॉर्म ही नहीं होता या फिर सिंथेसिस नहीं होता, जिसकी वजह से I2S एंजाइम का अमाउंट हमारे बॉडी में कम जाता है। और जब इसका अमाउंट कम हो जाता है तो प्रोटियोग्लाइकेन जो हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट है वो वहाँ पर ब्रेक डाउन हो नहीं पाएंगे, और जब ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो नए वाले प्रोटियोग्लाइकेन जब उस ऑर्गन में फिर से डिपॉजिट होंगे तो क्या होगा, प्रोटियोग्लाइकेन का अमाउंट हमारे बॉडी में बढ़ जाता है और हमें हंटर सिंड्रोम से सफ़र करना पड़ता है। और क्योंकि ये एक एक्स क्रोमोजोम में ये IDS जीन पाया जाता है जो I2S एंजाइम सिंथेसाइज करता है, तो हम इसे एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से भी जाने जाते हैं। और हमें जेनेटिक्स में हम डिस्कस किए होंगे ज़रूर हमारे स्टडी के दौरान कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स जनरली मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि मेल के अंदर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है जबकि फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोजोम होता है। और जब हम बात करेंगे कि हंटर सिंड्रोम हम कैसे पता लगा पाएंगे कि किसी इंडिविजुअल हंटर सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है कि नहीं, तो कुछ सिम्टम्स हंटर सिंड्रोम से पीड़ित इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट डिलेज, मतलब उसके डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा नहीं, वो थोड़ा अनमेच्योर्ड लगेगा एज कम्पेयर टू हिज एज और हर एज। थिकेंड लिप्स और नोस्ट्रिल्स, मतलब उसके जो लिप्स होते हैं या फिर जो नोज हम बोल रहे हैं तो उसका थोड़ा लेंथ मतलब मोटाई बढ़ जाता है, उसका थिक हो जाता है। जो हमारे टोंग्स हैं वो थिक हो जाते हैं, नोज ब्रॉड हो जाता है, हैंड थोड़ा क्लॉ लेग दिखता है। जो हमारा बॉडी का मूवमेंट्स होते हैं वो थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सिनोवियल फ्लूइड में प्रोटियोग्लाइकेंस पाए जाते हैं, तो हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो जॉइंट भी अब अच्छी तरीके से थोड़ा मूवमेंट कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट में भी दिक्कत होगा। क्योंकि कॉर्निया में प्रोटियोग्लाइकेन पाया जाता है तो कैटरैक्ट जैसे सिचुएशन बन सकते हैं, हमारे आई में डेवलप हो सकता है और हमारा विजन भी थोड़ा थोड़ा वीक हो जाता है या फिर उसका विजन टोटली चला जाएगा। हेपाटोमेगाली या फिर स्प्लिनोमेगाली, मतलब जो लीवर या फिर हमारे बॉडी में स्प्लीन पाया जाता है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, वो एनलार्ज करता है साइज में, जिसकी वजह से उसका फंक्शनिंग में भी वो थोड़ा अपना डिक्रीज हो जाता है, उसका फंक्शन अब सही तरीके से नहीं होता। तो ये कुछ कॉजेस लिखे हुए हैं जो सिम्टम्स को हम देख के पता लगा सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल हंटर सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है कि नहीं। लेकिन और भी सिम्टम्स के अलावा कुछ डायग्नोसिस के प्रोसीजर्स हैं जिसको यूज करके हम बोल सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल हंटर सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है कि नहीं। जैसे कि यूरिन टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि क्या यूरिन में HS और DS आ रहा है या पाए जा रहा है क्या। अगर HS या DS किसी इंडिविजुअल के यूरिन में पाया जा रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो हंटर सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है। ठीक उसी तरीके से हमारे ब्लड में I2S एंजाइम का अमाउंट डायग्नोसिस किया जाता है या फिर उसका अमाउंट हम खोजते हैं ब्लड टेस्ट के मदद से। अगर I2S एंजाइम का अमाउंट हमारे बॉडी के ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है या फिर कम अमाउंट में पाया जा रहा है, अगर हमारे ब्लड टेस्ट में पाया गया कि I2S एंजाइम का अमाउंट रिक्वायर्ड लेवल से कम है, तब हम बोल सकते हैं कि दिस इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम द deficiency of I2S enzyme, and as we have discussed, the deficiency of I2S enzyme causes Hunter syndrome, so we can say that the individual is suffering from Hunter syndrome। ठीक उसी तरीके से जैसे फैमिली एनालिसिस हो या फिर जेनेटिक टेस्टिंग और DNA सीक्वेंसिंग की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं कि वो इंडिविजुअल हंटर सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है या नहीं। क्योंकि अगर DNA सीक्वेंसिंग के दौरान हमें पता लगा कि I2S जीन के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होने चाहिए थे
वो नहीं है, उसके IDS जीन में कुछ म्यूटेशन हुआ है, मतलब ऑब्वियसली I2S एंजाइम के सिंथेसिस में भी कुछ गड़बड़ी दिखाई देगा और वो इंडिविजुअल हंटर सिंड्रोम से सफ़र करेगा। लेकिन इसके अलावा भी इसके हंटर सिंड्रोम से बचने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के प्रोसीजर्स आजकल पाए जाते हैं, जैसे कि इडुरसल्फेज नाम का एक मेडिसिन है जो कि इंट्रावेनस मेडिसिन है। ये क्या करता है, जो I2S एंजाइम को है उसको रिप्लेस कर देता है और I2S एंजाइम का जो डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में पाया जाता है उसको ये कमी महसूस होने हमें नहीं देता और प्रोटियोग्लाइकन को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हंटर सिंड्रोम नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरीके से हम, क्योंकि हंटर सिंड्रोम के दौरान हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ा कम जाता है या फिर हमारे जॉइंट्स को ये अफेक्ट करता है, तो उसी वजह से हम हंटर सिंड्रोम से कितना अफेक्टेड हुआ है कोई इंडिविजुअल, ये देख के हम उसको फिजिकल एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से, क्योंकि बिल्कुल हंटर सिंड्रोम के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन अब तक बना नहीं है और उसीलिए हम जो कोई सिम्टम हमारे बॉडी में दिखाई देगा या कोई इंडिविजुअल जब हंटर सिंड्रोम से सफ़र करेगा, जो सिम्टम्स उसमें दिखाई देंगे उसी सिम्टम को ही कम करने के लिए या फिर सिम्टम स्पेसिफिक मेडिसिन भी डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक उसी तरीके से जिंक फिंगर न्यूक्लियस की मदद से जो म्यूटेशन हो गया होगा अगर IDS जीन में, तो उस म्यूटेशन को ठीक करने के लिए जीन एडिटिंग थेरापी भी किया जाता है कुछ कुछ केसेस में, जो अभी भी एक्सपेरिमेंटल है। और जो जीन एडिटिंग थेरापी किया जाता है वो जिंक फिंगर न्यूक्लियस की मदद से किया जाता है। ये सब कुछ ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स हैं। और जो लास्ट वन है वो है बोन मेरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अगर हम स्टेम सेल या फिर बोन मेरो ट्रांसप्लांट करते हैं किसी अफेक्टेड इंडिविजुअल में, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल सेल प्रोडक्शन करेगा और नॉर्मल सेल ऑब्वियसली नॉर्मल अमाउंट में I2S एंजाइम भी प्रोड्यूस करेंगे और हमारा बॉडी हंटर सिंड्रोम से रिलैक्स हो जाएगा या फिर हमारा बॉडी हंटर सिंड्रोम से अफेक्टेड नहीं होगा। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट हंटर सिंड्रोम।